हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू अरिहंत पढ़ाकू। आई एम योर फिजिक्स मेंटर शैलेंद्र पांडे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में। तो मैं आ गया हूं आप लोगों के लिए फिर से 30 क्वेश्चंस लेकर के चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ कि आपके टर्म 1 एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। सबसे पहली बात यह है कि इस चैप्टर से बच्चों कोई भी टॉपिक हटाया नहीं गया है, तो कोई भी टॉपिक इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। आप लोग को पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है। आइए अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ यूनिट चार्ज इज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। जी हाँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? कोई भी चार्ज के आसपास अगर हम लोग देखें कोई एक ऐसा सरफेस जिस पर पूरे सरफेस पर पोटेंशियल सेम हो, उसको हम लोग कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है कि पोटेंशियल की वैल्यू प्यारे बच्चों कांस्टेंट होगी। और अगर पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है, आप उस सरफेस पे चार्ज को कहीं भी घुमा दो, कहीं भी आप मूव करा दो, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट्स के बीच का हमेशा जीरो होगा। और आप सबको पता है कि वर्क डन जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट चार्ज होता है। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो है प्यारे बच्चों, तो ये वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है जिसमें वर्क डन जीरो बोला जा रहा है। सो ऑप्शन नंबर 4 जिसमें बोला जा रहा है नो वर्क इज डन। तो यहां पर पहले क्वेश्चन का बहुत बढ़िया आंसर हम लोग के पास आ गया, दैट इज आंसर नंबर 4। इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज जरूर आप लोग पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइए इसी पर बेस्ड एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूं। इस क्वेश्चन में देखिए हमसे कहा गया है, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर शोन इन द फिगर ए एंड बी। द फील्ड इन फिगर ए एंड फिगर बी, ऑप्शन है ए इज यूनिफॉर्म ओनली, बी इज यूनिफॉर्म ओनली, ए एंड बी यूनिफॉर्म, बोथ आर नॉन यूनिफॉर्म। कहने का मतलब एक फिगर ये है हमारे पास और एक फिगर ये है। हमसे कहा जा रहा है इन दोनों फिगर्स में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ किया गया है। ठीक है, यहां पर देखिए ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो प्लेनर है, मतलब प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और यहां पर जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसी हैं? स्फेरिकल सरफेसेस हैं। हमसे बोला जा रहा है दोनों में से किस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो यूनिफॉर्म है, या दोनों में यूनिफॉर्म है या दोनों में नॉन यूनिफॉर्म है। आइए देखते हैं क्वेश्चन में। यहां पर देखिए साफ साफ ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है आपस में पैरेलल हैं। इस तरीके की पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है प्यारे बच्चों, वो एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के, हमेशा परपेंडिकुलर होती है प्यारे बच्चों। और यहां पर कॉन्सेप्ट ये कहता है जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी, क्योंकि यहां पर इस तरीके के किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मतलब चार्ज से दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म भाई साहब नहीं है। सो करेक्ट आंसर कौन सा है? ए इज यूनिफॉर्म ओनली। केवल ए वाले ऑप्शन में ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिर्फ यही वाला इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस इज इंक्रीज्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेस। कह रहे हैं कि अगर चार्ज के बीच का सेपरेशन हम बढ़ा दें तो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप में से मैक्सिमम बच्चे सोच रहे होंगे सर अगर आप डिस्टेंस को बढ़ा दोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है प्यारे बच्चों 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर अगर ये R बढ़ जाएगा तो ओवरऑल ये एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और आप बी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। लेकिन प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको यही बात ध्यान देनी है कि इस फॉर्मूले में जब भी हम लोग बात करते हैं यहां पर चार्ज के नेचर का भी इफेक्ट होता है। अगर सोचो एक चार्ज पॉजिटिव हो दूसरा चार्ज निगेटिव हो, है ना, अगर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, ऐसे केसेस में यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है। दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज। इसलिए करेक्ट आंसर यहां पर क्या है? मे इंक्रीज और डिक्रीज। फॉर एग्जांपल सोचो अगर दोनों चार्जेस का नेचर जो है बेटा वो अपोजिट है, तो कहने का मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी? निगेटिव होगी। डिस्टेंस को आप भले बढ़ा दो, ठीक, मैग्नीट्यूड कम होगा, लेकिन ये कुछ ऐसी बात हो जाएगी कि -17 जूल एक बार एनर्जी आई और एक बार -15 जूल एनर्जी आई। अब आप लोग खुद ही सोच सकते हो कि अगर आपने ये डिस्टेंस को घटाया तो एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो आपको लगेगा ये, लेकिन आप खुद सोचो -15 बड़ा है या -17 बड़ा है?
आप खुद सोच सकते हैं। तो आप कहेंगे सर यही वाला बढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, है ना। तो कहने का मतलब यही है यहां पर कि ये डिपेंड करता है कि चार्ज का नेचर क्या है। सो इट मे इंक्रीज और डिक्रीज ओनली। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑफ अ पॉइंटेड कंडक्टर। अगर कोई कंडक्टर पॉइंटेड है तो वहां पर पोटेंशियल क्या होगा। बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा सर अगर पॉइंटेड है तो वहां ढेर सारा चार्ज होगा। बिल्कुल सही बात है। मैंने आप लोगों को बताया था, प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, है ना। उस जगह का एरिया अगर कम होगा तो वहां पर चार्ज ज्यादा होता है बेटा, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। सो दैट विल बी सेम एट एनी अदर पॉइंट। कांस्टेंट पोटेंशियल होता है पूरे कंडक्टर पर, चाहे वो पॉइंटेड हो चाहे जैसा भी उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, है ना। तो चार्ज की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी बट पोटेंशियल विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द कंडक्टर। तो ये एक कॉन्सेप्चुअल बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था, आपसे पूछा जा सकता है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इफ टू कंडक्टिंग स्फीयर्स आर सेपरेटली चार्ज्ड एंड देन ब्रॉट इनटू कांटेक्ट, दो हमारे पास स्फीयर्स थे, अलग अलग उनको चार्ज किया गया और उनको लाकर कांटेक्ट में हम ले आए। अब टोटल एनर्जी ऑफ द स्फीयर इज कंजर्व्ड। क्या टोटल एनर्जी जो है स्फीयर की वो कंजर्व होगी? तो प्यारे बच्चों दोनों की जो एनर्जी है वो कंजर्व नहीं होगी भाई। इसमें पहले चार्ज मान लीजिए Q1 था, ठीक। कनेक्ट करने के बाद दोनों में क्या होगा, चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। और अगर चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो फाइनल एनर्जी, पहले वाले स्फीयर की जो फाइनल एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी, है ना। तो वहां पर ये एनर्जी का जो कंजर्वेशन है वो नहीं लग पाएगा। द टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर्स इज कंजर्व्ड। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि दोनों स्फीयर्स पर जो टोटल चार्ज है, मतलब Q1 प्लस Q2 की जो वैल्यू है वो कंजर्व हो सकती है ना। बोथ द टोटल एनर्जी एंड चार्ज इज कंजर्व। तो ये पॉइंट गलत हो गया। फाइनल पोटेंशियल इज ऑलवेज द मीन ऑफ द ओरिजिनल पोटेंशियल ऑफ द टू स्फीयर्स। तो ये भी पॉइंट जो है वो गलत हो गया, है ना, क्योंकि जो फाइनल पोटेंशियल होता है वो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 कुछ इस टाइप के फॉर्मूले को फॉलो करता है। और दूसरी बात ये भी है, आप सब ने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पढ़ रखा है। जब भी आप कभी दो कंडक्टर्स को इस तरीके से कनेक्ट करोगे हमेशा वहां पर एनर्जी का लॉस होता है प्यारे बच्चों। तो कहने का मतलब यहां पर करेक्ट आंसर है हमारा बी पार्ट, ठीक। तो ये बी पार्ट है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E एंड पोटेंशियल V आर। अगर कोई डाइपोल है, डाइपोल का मतलब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, यहां पर माइनस Q है यहां पर Q है। इक्वी पोटेंशियल का मतलब होता है, सॉरी, इक्वेटोरियल लाइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका मतलब अगर इस जगह पर कहीं आपसे बात किया जाएगा तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का क्या है, तो हम सबको पता है इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल की वैल्यू तो जीरो होती है, पोटेंशियल तो 100% जीरो है। लेकिन यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो कुछ इस तरफ आती है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जो है वो जीरो नहीं है। तो हम लोग यहां पर देखेंगे कौन सा आंसर हमारा मैच कर रहा है। पोटेंशियल जीरो हो बट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो। तो करेक्ट आंसर यहां पर कौन सा होगा, हमारा सी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है when the electron approaches a proton, एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अप्रोच कर रहा है, the electrostatic potential energy, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में क्या होगा। सोचो अगर एक इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन की तरफ जा रहा है, मतलब दोनों का जो नेचर है प्यारे बच्चों वो कैसा है, दोनों का नेचर डिफरेंट है, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज। और जब वो अप्रोच करेगा तो वहां पर वही वाली बात आ जाएगी कि जब अप्रोच करेगा डिस्टेंस घटेगा तो हमको लगेगा कि एनर्जी की वैल्यू क्या है, बढ़ रही है, बट साइन अपोजिट है इसलिए ओवरऑल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहां पर एनर्जी का फार्मूला होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। ये डिस्टेंस हमसे बोला जा रहा है कि अप्रोच कर रहा है, मतलब ये डिस्टेंस घट रही है, ये घटेगी तो ओवरऑल आपको लगेगा कि एनर्जी बढ़ रही है, बट यहां पर माइनस साइन भी तो है। Q1 Q2 दोनों का नेचर जस्ट अपोजिट है तो माइनस साइन है, और माइनस साइन होने के बाद अगर कोई नंबर हमारा बढ़ रहा है
तो ओवरऑल तो वो नंबर क्या हो गया प्यारे बच्चों, रिड्यूस हो गया ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है हमारा, डिक्रीजेस, यानी कि ए पार्ट। ये ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने इस पर ये एक क्वेश्चन और रखा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इफ एन अर्थ प्लेट इज ब्रॉट नियरली पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, द पोटेंशियल एंड कैपेसिटी ऑफ द चार्ज प्लेट। तो ये कॉन्सेप्ट ही होता है किसका, कैपेसिटर्स का, कि अगर एक प्लेट है, इस प्लेट पर मान लीजिए हमने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है और इस प्लेट के कांटेक्ट में यानी कि इसके आसपास कोई दूसरा अर्थ प्लेट लेकर के आ रहे हैं, मतलब अर्थिंग हमने कर रखी है और इस प्लेट को हम लेकर के आ रहे हैं प्यारे बच्चों, तो यहां पर अपने आप नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है और इसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और आप लोगों ने इसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट बहुत ध्यान से अगर पढ़ा होगा तो आपको यह बात पता है कि दूसरा अनचार्ज्ड प्लेट लाने की वजह से पहले वाले प्लेट का जो पोटेंशियल है वो ओवरऑल रिड्यूस हो जाता है, तो पोटेंशियल की वैल्यू तो क्या होगी, घट जाएगी, लेकिन कैपेसिटेंस जो है, जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, इसीलिए ये सिस्टम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा लेकिन कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होगी, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा है बी पार्ट। अब आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m, एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, चार्ज E के बराबर है, इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v इन वैक्यूम, द फाइनल स्पीड विल बी। तो जरा सोचिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है और वो एक्सेलरेट कर रहा है v पोटेंशियल के थ्रू, तो उसकी एनर्जी कितनी हो गई, E इंटू वी के बराबर, और यही एनर्जी प्यारे बच्चों हाफ mv स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इनिशियली वो कहां पर था, वो रेस्ट में था, तो इनिशियल तो कोई एनर्जी थी नहीं, इसका मतलब ये जो भी एनर्जी मिली है वो सब किस में चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी। और यहां से अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करें तो दैट विल बी 2ev बाई m। अब आइए देखते हैं कौन सा आंसर है, दैट इज आंसर नंबर ए पार्ट। सो ए इज द करेक्ट आंसर। यहां पर देखिए इसी चीज को मैंने आपको लिख करके भी बता दिया है कि यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ए आने वाला है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर इन विच गेन इन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस इन द फॉलोइंग केसेस। मतलब काइनेटिक एनर्जी में जो गेन हो रहा है वो इनमें से किसमें, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको बताना है। तो हमको करेक्ट ऑर्डर देखना है भाई, गेन का करेक्ट ऑर्डर देखना है, ठीक है। आइए देखते हैं। गेन इन काइनेटिक एनर्जी अभी मैंने आपको समझाया कि दैट विल बी इक्वल टू E इंटू वी, मतलब चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा ये काइनेटिक एनर्जी, जो कि हाफ mv स्क्वायर था। अब आइए सोचते हैं, अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसी अल्फा पार्टिकल की, तो कोई भी अल्फा पार्टिकल जो होता है प्यारे बच्चों, दैट इज डबली आयोनाइज्ड हीलियम आयन। तो ये जो हीलियम होता है ना He24, अगर इसी पर हम लोग दो पॉजिटिव चार्ज लगा दें, मतलब इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर हम निकाल दें, तो ये He डबल प्लस जो होता है यही हमारा अल्फा पार्टिकल कहलाता है। मतलब इस पर चार्ज कितना है, दो इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है इसके ऊपर, वो भी पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक। तो दो चार्ज का मैग्नीट्यूड है 2e और 2 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर एनर्जी कितनी आ जाएगी, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो यहां पर एनर्जी फर्स्ट पार्ट में आने वाली है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आते हैं सेकंड में, देखते हैं क्या है। प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ 2 वोल्ट, तो यहां पर हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही थर्ड पर देखते हैं ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन क्या होता है प्यारे बच्चों, 1h2 हाइड्रोजन जो होता है उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, है ना, 3 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक। तो 1h1, 1h2 और 1h3। तो यहां पर आप सब लोग ध्यान से देख सकते हैं, जो ड्यूट्रॉन होता है वो दूसरा वाला आइसोटोप है, मतलब 1h2, लेकिन इसमें भी एक ही प्रोटॉन है, मतलब इसमें भी जो चार्ज है वो 1e के बराबर ही है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बिल्कुल इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जो होता है, इसमें अगर हम लोग एनर्जी की बात करेंगे, जो डी ऑप्शन है, अगर उसमें हम एनर्जी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो E के बराबर है, सो दिस विल बी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमको इसी चीज को क्या करना है, सीक्वेंस में रखना है। तो आइए देखते हैं यहां पर सीक्वेंस कौन सा होगा। तो सबसे कम एनर्जी किसमें है, बी वाले में, देन सी वाले में, देन ए वाले में और देन डी वाले में। तो बी सी ए डी इस तरीके का ऑप्शन देखते हैं। तो बी से तो यही वाला शुरू हो रहा है, सो बी सी ए डी, सो करेक्ट आंसर इज ए पार्ट।
प्यारे बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन में बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करिएगा और गलत तो बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। लेकिन अगर जरा भी आपने जल्दबाजी की तो क्वेश्चन आपसे गलत हो सकता है। तो यहां पर उन्हीं चीजों का देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दिया है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है 4 इक्वल चार्जेस Q are placed at the 4 corners of square of side A each. Work done in removing a charge minus Q from its center to infinity is. हमसे कहा जा रहा है, देखिए कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन मीडियम लेवल के होते हैं। क्वेश्चन में लगना कोई एक फॉर्मूला ही है, मतलब एक कॉन्सेप्ट ही लगना है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे यहाँ पर, है ना। हमसे कहा जा रहा है कि एक स्क्वायर है, उसके वर्टेक्स पर कैपिटल Q चार्ज है। ये देखिए वर्टेक्स पर इसके क्या है, कैपिटल Q चार्ज है। ये देखिए कैपिटल Q चार्ज, और इसकी जो साइड है वो स्मॉल a के बराबर है, तो स्मॉल a स्क्वायर की साइड हो गई। हमसे कहा जा रहा है वर्क डन इन रिमूविंग अ चार्ज माइनस Q फ्रॉम द सेंटर। इस सेंटर वाली जगह से अगर मैं माइनस Q चार्ज को हटाना चाहता हूं तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, यहां पर इस जगह पर इस चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, वही उतनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगा उसको वहां से हटाने के लिए। अगर इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आप यहां पर निकालो, फॉर एग्जांपल अगर वो आए 20 जूल, तो समझ जाइएगा वही 20 जूल रिक्वायर्ड है इसको वहां से हटाने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन ही यही होता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू गैदर दिस सिस्टम। मतलब चार्जेस को गैदर करके ये सिस्टम बनाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करूंगा तो 4 चार्जेस हैं, इसलिए 4 into 1/4πε0 Q1 Q2 upon R। यहां पर आप देख सकते हैं Q1 Q2 यानी कि ये सारे चार्जेस है ना, तो ऐसे 4 पेयर बनेंगे। तो कहने का मतलब सिंपल सा है Q into Q, क्योंकि यहां पर सारे चार्जेस, अगर इन दोनों का पेयर देखें तो Q into Q है ना, तो Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, तो ये डिस्टेंस है डायगोनल का हाफ। ठीक, अगर आप यहाँ पे डायगोनल की इसकी लेंथ अगर आप सोचो, ये A है, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसकी लेंथ आ जाएगी A√2, और उसमें भी आधा कर दो A√2/2, तो आप लोग खुद सोच सकते हैं वैल्यू कितनी आ जाएगी, A/√2। तो ये हमारे पास ये एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब आप लोग देख सकते हैं इसी को बस सिंप्लीफाई किया गया, ये √2 ऊपर चला जाएगा, एक 4 से एक 4 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा √2Q स्क्वायर अपॉन πε0a। अब आइए देखते हैं ये कौन से आंसर के साथ मैच कर रहा है। तो ये आपका मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर 3 के साथ, यानी कि सी ऑप्शन जो है वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा है व्हेन n आइडेंटिकल ड्रॉप्स ईच ऑफ पोटेंशियल V collapse to form a bigger drop of potential V1, then which of the option is correct। तो प्यारे बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। यहां पर बोला जा रहा है n आइडेंटिकल ड्रॉप्स जिनका पोटेंशियल V था, तो जरा सोचो ऐसे छोटे छोटे n ड्रॉप्स हैं जो कि कंबाइन हो रहे हैं, आइडेंटिकल है, सबका अपना रेडियस सेम है, लेट अस सपोज सबका रेडियस है स्मॉल r, और ऐसे कितने ड्रॉप्स हैं n, ये सब कंबाइन होकर के एक बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं। लेट अस सपोज उसका जो रेडियस है वो कैपिटल R के बराबर है। हमसे कहा जा रहा है इसका पोटेंशियल, अगर इसका पोटेंशियल V था, V की वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों, 1/4πε0 Q/R। अगर एक ड्रॉप में Q चार्ज है तो Q/R हो जाएगा। अब यहां पर हमें देखना है कि यहां पर टोटल चार्ज कितना है, तो भाई टोटल चार्ज जो होगा दैट विल बी n टाइम्स Q, क्योंकि ऐसे n ड्रॉप्स जो है वो कंबाइन हुए हैं, और ऐसे ही यहां पर हमको रेडियस की रिक्वायरमेंट है। रेडियस आप कैसे निकालोगे, देखो आप कहोगे सर n टाइम्स इनिशियल वॉल्यूम, तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है एक ड्रॉप का, दैट इज 4/3πr³। ऐसे n ड्रॉप्स कंबाइन हुए हैं तो टोटल वॉल्यूम जो है वो 4/3π कैपिटल R³ के बराबर होगा। 4/3π से 4/3π हुआ कैंसिल, R की वैल्यू हमारे पास आ गई n⁻⁴ टाइम्स स्मॉल r, है ना। ये रेडियस हो गया बड़े वाले ड्रॉप का, मतलब इसका रेडियस हमको मिल चुका है, तो रेडियस की वैल्यू हमने यहां पे रख दी 1/3 टाइम्स स्मॉल r। अब जरा सोचो अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है प्यारे बच्चों, तो पोटेंशियल की वैल्यू यहां पर क्या होगी, दैट विल बी V डैश इज इक्वल टू 1/4πε0। चार्ज कितना है n टाइम्स Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, यानी कि रेडियस कितना है n⁻⁴ टाइम्स r।
तो आप लोग देख सकते हैं n अपॉन n की पावर 1/3 है, ये वाला ऊपर जाएगा n की पावर 1/3, तो क्या बनेगा n की पावर 2/3, है ना। तो ये अल्टीमेटली आपका बन जाएगा n की पावर 2/3 टाइम्स इनिशियल पोटेंशियल, क्योंकि आप देख सकते हैं 1/4 Q by R, ये क्या है हमारा, ये इनिशियल पोटेंशियल है। तो आइए देखते हैं यहां पर पोटेंशियल में कौन सा यहां पर मैच कर रहा है ऑप्शन हमारा, जिसमें भी n की पावर 2/3 आ रहा हो, n की पावर 2/3, तो ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर 2 में। सो करेक्ट आंसर है यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए यहां पर हमसे क्या कहा जा रहा है, तो एक तो ये हो गया V1 प्रोपोर्शन। अब यहां पर जो ऑप्शंस है, हमें ऑप्शंस भी देखने भाई, ऑप्शंस में A एंड C करेक्ट, A एंड D करेक्ट, B एंड C, B एंड D, इसका मतलब कोई दो ऑप्शन यहां पर करेक्ट है, तो हमें थोड़ा सा और भी देखना पड़ेगा। दिस वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल, सॉरी दिस पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल पोटेंशियल ऑल्सो। इसका मतलब क्या हुआ, एक ऑप्शन और करेक्ट है भाई साहब, कौन सा, V1 इज प्रोपोर्शनल टू V, क्योंकि दोनों फार्मूले में आ रहा है बेटा। तो अब जरा सोचो B और D ये दोनों करेक्ट है, तो B और D अगर करेक्ट है तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया यहाँ पर, D पार्ट, D हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब आइए देखते हैं, इसी चीज को मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए एक्सप्लेन करके बताया है और करेक्ट आंसर हमारा D पार्ट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ये असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 1 हमसे बोला जा रहा है, when a proton with certain energy moves from low potential to high potential, कह रहे एक प्रोटॉन है जिसकी अपनी कुछ एनर्जी है और वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में जा रहा है, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है। अब ये सोचने वाली बात है, अगर एक प्रोटॉन है बेटा, तो प्रोटॉन हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है लो पोटेंशियल से हाई जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो में क्रिएट होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हाई से लो में होगी और ये प्रोटॉन अपोजिट जा रहा है लो पोटेंशियल से हाई। इसका मतलब ये डिसेलरेटेड मोशन में है, क्योंकि फील्ड के अपोजिट जाएगा तो जो फोर्स लगेगा वो तो फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, QE फोर्स। तो कहने का मतलब यहां पर क्या होगा, डिसेलरेशन क्रिएट होगा, उसकी जो वेलोसिटी है वो लगातार घटेगी, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी घटेगी। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। स्टेटमेंट नंबर 2, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये इनके कहने का मतलब है E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। तो बिल्कुल सही बात है, यहीं से हमको पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसी डायरेक्शन में फ्लो करती हैं जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू घट रही हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में फ्लो करती है। तो बिल्कुल करेक्ट बात है। इसका मतलब यहां पर जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वही सही है। स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, और जो स्टेटमेंट 2 है वो स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो करेक्ट आंसर यहां पर हो गया हमारा ए पार्ट। इसी चीज को देखिए यहां पर एक्सप्लेन किया गया है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन भी असर्शन रीजन है। उस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है। स्टेटमेंट 1, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0। कह रहे हैं कि जो पोटेंशियल है वो इक्वेटोरियल लाइन पर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है। तो बिल्कुल सही बात है। अगर आप इक्वेटोरियल लाइन पे बात कर रहे हो, मतलब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे बात कर रहे हो, तो अगर एक चार्ज ये है माइनस क्यू चार्ज, ये वाला चार्ज प्लस क्यू चार्ज है, और आप इस लाइन पर बात करोगे, तो आप सोचो इस लाइन पे अगर ये पॉइंट है तो ये वाले चार्ज से डिस्टेंस r, और इस वाले पॉइंट पर इस वाले चार्ज से भी डिस्टेंस r, दोनों का जो डिस्टेंस है वो सेम होता है बेटा। चार्ज का नेचर अपोजिट है, क्योंकि डाइपोल है, इसलिए पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा वहां पर 0 होती है। बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट नंबर 2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर भी होता है, ये भी बात सही है, लेकिन दोनों का कोई आपस में लेना देना नहीं होता है, इसलिए करेक्ट आंसर यहां पर कौन सा है हमारा, करेक्ट आंसर जो है हमारा वो बी पार्ट है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्टेटमेंट 1 हमको इस वाले असर्शन रीजन में कहा जा रहा है, when charge is shared between two conductors then there is no loss of charge but there is loss of electrostatic energy। बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम दो कंडक्टर्स हैं, उनको अगर हमने कांटेक्ट करा रखा है या एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ रखा है, तो वहां पर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है, चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल वाले स्फीयर पे जाता है, लेकिन वहां पे ओवरऑल एनर्जी का लॉस होता है ना। तो चार्ज का तो कंजर्वेशन है, चार्ज तो कांस्टेंट है कि टोटल जितना चार्ज पहले था उतना ही रहेगा,
हालांकि एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में से ट्रांसफर होगा, लेकिन चार्ज का लॉस नहीं हुआ। लॉस किसका हो रहा है? एनर्जी का लॉस हो रहा है। ठीक, अब आते हैं स्टेटमेंट नंबर 2, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फेल्स। तो ये गलत है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो हमारा फेल नहीं हो रहा है, इसलिए यहां पर स्टेटमेंट नंबर 1 ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो फॉल्स है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है द कंडेंसर स्टोर्स। कंडेंसर का मतलब प्यारे बच्चों क्या है? कंडेंसर का मतलब होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर को ही कंडेंसर भी कहा जाता है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है। कई बार बच्चे कंडेंसर देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंडेंसर स्टोर्स चार्ज, एनर्जी, बोथ, नन। ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से सोचना चाहिए। वैसे तो बड़ा सिंपल है, मैक्सिमम बच्चों को लगता है कि सर अगर वो कैपेसिटर है तो दैट स्टोर्स चार्ज, है ना, या फिर दैट स्टोर्स एनर्जी। लेकिन प्यारे बच्चों यहां पर आंसर है बोथ, क्योंकि कैपेसिटर का नेचर होता है कि चार्ज तो स्टोर कर ही रहा है, लेकिन प्लेट्स के बीच का ये जो एरिया है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है। कहने का मतलब यहां पर चार्ज और एनर्जी दोनों ही स्टोर हो रही है। ये कंडेंसर यानी कैपेसिटर का नेचर होता है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, अ कंडेंसर इज चार्ज्ड बाय कनेक्टिंग टू अ बैटरी। आपने एक बैटरी से जोड़ा और उस कैपेसिटर को चार्ज किया, एंड देन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। बैटरी को अब आपने क्या किया है? बैटरी को आपने हटा दिया है। इफ अ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स, अगर प्लेट्स के बीच में कोई एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब अगर आप इंट्रोड्यूस करते हो तो क्या होगा? पोटेंशियल घटेगा, कैपेसिटी घटेगी, पोटेंशियल बढ़ेगा या चार्ज बढ़ जाएगा। तो भाई साहब अगर आपने कैपेसिटर को पहले चार्ज किया, सोचना, और फिर आपने बैटरी को हटा दिया, तो बेटा बैटरी क्या करती है? बैटरी कांस्टेंट पोटेंशियल मेंटेन कर रही थी। आपने जैसे ही बैटरी को हटाया कुछ समय बाद अपने आप पोटेंशियल की वैल्यू क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। ठीक, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ता है, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर मैं बात करूं तो उसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। लेकिन अगर आपने डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया तो ये तुरंत के टाइम्स हो जाता है। इसका मतलब ये कैपेसिटी बढ़ेगी। ठीक, पोटेंशियल बढ़ नहीं सकता क्योंकि तुमने बैटरी को हटा दिया है। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हुआ? ये पोटेंशियल ही डिक्रीज हो जाएगा, चार्ज इंक्रीजेस। तो ऐसा नहीं होता है, चार्ज पर कुछ नहीं, चार्ज इंड्यूस होगा, है ना। तो करेक्ट आंसर यहां पर कौन सा हो गया? पोटेंशियल डिक्रीजेस। बैटरी हटा दिया, वहीं से हमको समझ में आ गया था कि पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होने वाली है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कंडक्टर्स व्हेन कनेक्टेड बाय अ वायर चार्ज फ्लोज इफ दे हैव। दो कंडक्टर्स हैं, आपने एक वायर से उनको जोड़ रखा है, चार्ज कब फ्लो होगा? तो भाई साहब चार्ज तभी फ्लो होगा जब दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस हो। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बोल दिया था इसी वीडियो में कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। इसका मतलब प्यारे बच्चों पोटेंशियल में डिफरेंस तो होना चाहिए। इसका मतलब करेक्ट आंसर यहां पर क्या हुआ हमारा? बी पार्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, द पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज जीरो। ओरिजिन पर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है, अच्छी बात है। ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 I कैप प्लस 30 J कैप। इसका मतलब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 20 I कैप वेक्टर फॉर्म में गिवन है प्लस 30 J कैप। द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P पॉइंट पर हमको पोटेंशियल चाहिए जिसकी वैल्यू है 2 मीटर, 2 मीटर। यहां पर हमको पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए। अब ये पोटेंशियल कितना होगा? तो जरा सोचो, अगर आप पोटेंशियल निकालना चाहते हो, हम सबको पता है V इज इक्वल टू E इज इक्वल टू V बाई R होता है। ठीक, वेक्टर के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो पोटेंशियल जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट R वेक्टर के इक्वल होता है। लेकिन एक बात यहां ध्यान रखनी है, इस फॉर्मूले में हमेशा क्या होता है? माइनस का साइन। तो यहां पर भी प्यारे बच्चों माइनस का साइन मत भूलिएगा, वरना ये कॉन्सेप्ट आपका गलत हो जाएगा। इसका मतलब पोटेंशियल जो है वो माइनस टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट पोजीशन वेक्टर, है ना। तो ये जो पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर अगर आप निकालोगे तो दैट इज वेरी सिंपल, 2I कैप प्लस 2J कैप। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, आपके पास ये डिस्टेंस भी है। तो यहां पर आप लोग बताइए मुझे कि पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी? पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू 2, यहां पर 30 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा? 40, ये कितना हो जाएगा? 60। 40 प्लस 60 कितना हुआ? 100, और माइनस और लगा हुआ है। इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए हमारा? -100। सो करेक्ट आंसर हियर इज सी पार्ट। सी इज द करेक्ट
आंसर। तो ये देखिए, अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये है, व्हेन टू चार्ज्ड कंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पहला ऑप्शन है द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। अगर हमने दो कंडेंसर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया है तो उसकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है सिस्टम की वो कंजर्व्ड होती है। दूसरा है टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, टोटल चार्ज कंजर्व्ड होता है। बोथ चार्ज एंड एनर्जी इज कंजर्व्ड, नाइदर चार्ज नॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। अगर आपने पैरेलल में जोड़ रखा है तो चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब Q चार्ज अगर आएगा तो Q1 ऊपर जाएगा, Q2 नीचे जाएगा, मतलब पैरेलल में कनेक्टेड है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं उसकी एनर्जी का, तो पूरे सिस्टम की जो एनर्जी होती है प्यारे बच्चों, दैट एनर्जी विल बी कंजर्व्ड। वो एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड है। अगर आप ध्यान से सोचो, एक ये देखिए, एक ये कैपेसिटर है और एक कैपेसिटर ये है, दोनों को हमने पैरेलल में जोड़ रखा है। यहां से Q चार्ज जाएगा, इस पे गया Q1, इस पे गया Q2, तो होगा क्या, टोटल एनर्जी जो है, इसकी एनर्जी हाफ C1 V1 स्क्वायर, इसकी एनर्जी हाफ C2 V2 स्क्वायर। हालांकि दोनों का पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि पैरेलल में है, तो एनर्जी तो कंजर्व्ड है। साथ ही साथ यहां पर अगर ध्यान से हम देखें तो ये Q1 प्लस Q2 भी Q के बराबर होता है प्यारे बच्चों। इसका मतलब यहां पर चार्ज भी हमारा कंजर्व है, तो चार्ज भी कंजर्व हो गया, साथ ही साथ पोटेंशियल एनर्जी जो है, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो भी कंजर्व हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। When a dielectric matter is introduced between the plates of parallel plate capacitor, the capacity becomes, कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, K टाइम्स 1 by K स्क्वायर टाइम्स K स्क्वायर टाइम्स या 1 by K टाइम। कह रहे हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को आपने प्लेट्स के बीच में इंसर्ट किया है, तो कैपेसिटेंस जो होता है वो तुरंत K टाइम्स हो जाएगा बेटा, सीधे सीधे। मैंने अभी आपको बताया था कैपेसिटेंस, किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट A by D, और आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया वो तुरंत ही K टाइम्स हो जाएगा। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर ऑफ एरिया A हैज चार्ज Q, देन फोर्स ऑन ईच प्लेट इज, हर एक प्लेट पर कितना फोर्स लग रहा होगा। तो जरा सोचो, एक प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये है, तो यहां पर होता क्या है कि जो हर एक प्लेट है, ये दोनों ही प्लेट एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं, उसी की वजह से यहां पर फोर्स लगता है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये एक प्लेट है और एक ये दूसरा प्लेट है, इस वाले पर मान लेते हैं Q चार्ज है, इस पर माइनस Q चार्ज है। इस प्लेट की वजह से यहां पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। किसी भी शीट की वजह से, अगर आप किसी भी प्लेट या शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो दैट विल बी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब इसी में अगर हम चार्ज का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा फोर्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। और सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो खुद Q बाई A के बराबर होता है। सो Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A मल्टीप्लाइड बाई K Q, तो ये बन जाएगा तुम्हारा Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। तो देखते हैं यहां पर करेक्ट आंसर कौन सा है। करेक्ट आंसर है हमारा C पार्ट, है ना। कहने का मतलब C इज द करेक्ट आंसर। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें फिर से हमारे पास चार स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 1, द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द चार्ज्ड एंड आइसोलेटेड कैपेसिटर इज डिक्रीज्ड व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड। अगर हम कैपेसिटर के बीच में, प्लेट्स के बीच में अगर हम कोई एक डाइलेक्ट्रिक अगर हम इंसर्ट करते हैं, तो कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन द चार्ज्ड एंड आइसोलेटेड कैपेसिटर इज डिक्रीज। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। बिल्कुल सही है। जैसे ही आप कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हो, जरा सोचो, डाइलेक्ट्रिक की सरफेस पर भी तो चार्जेस इंड्यूस होते हैं। उन चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट होती है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो जरा सोचो, एक प्लेट बेटा ये है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये दूसरा प्लेट है जिस पर नेगेटिव चार्ज है। तो ओरिजिनल फील्ड जो हमारी है वो लेफ्ट से राइट की तरफ है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। अब हमने क्या किया, हमने यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया। जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हो, उसकी इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आता है और इस वाली सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। इसकी वजह से अगर आप ध्यान से सोचो तो एक अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक दूसरे का अपोज करती हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि अगर वो अपोज करेंगी तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 2,
When dielectric slab is inserted between the plates of a charged capacitor, electric field is generated due to induced charge opposite to the external field. तो बिल्कुल सही बात है भाई, ये यहाँ पर इस तरीके का फील्ड जनरेट होता है जो कि ओरिजिनल फील्ड के अपोजिट होता है। तो पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल रिलेटेड है और सही भी है, इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ए पार्ट। स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है और जो 2 है वो 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है। अगेन 2 स्टेटमेंट हमारे पास, आइए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। स्टेटमेंट नंबर 1 है व्हेन अ चार्ज्ड कैपेसिटर इज डिस्चार्ज थ्रू रेजिस्टर। एक चार्ज्ड कैपेसिटर को हमने डिस्चार्ज किया है रेजिस्टर से कनेक्ट करके, हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टर। तो बिल्कुल सही बात है, रेजिस्टर जहां भी होगा वो हीट ही प्रोड्यूस करता है और ओवरऑल एनर्जी का लॉस कराता है। फिर स्टेटमेंट नंबर 2, इन चार्जिंग अ कैपेसिटर एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। जब भी हम किसी कैपेसिटर की चार्जिंग करते हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर होती है, ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन दोनों स्टेटमेंट्स का आपस में कोई लेना देना नहीं है, मतलब कोई कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा हुआ, बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। एक बढ़िया क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है। 2 पॉजिटिव charges of 10 microcoulomb and 8 microcoulomb are separated by 10 centimeter, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में रखे हुए हैं apart in the air. The work to be done to decrease the distance by 4 centimeter. अब ये 2 चार्जेस हैं, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में रखे हैं। हमसे कह रहे हैं कि अगर उस डिस्टेंस को हम 4 सेंटीमीटर कम करना चाहें, अगर आप 4 सेंटीमीटर उसको कम करेंगे तो डिस्टेंस कितना बचेगा, 6 सेंटीमीटर, है ना। तो यही चीज यहां क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि कितना वर्क हमें करना पड़ेगा। तो जो टोटल वर्क डन होता है दैट इज इक्वल टू टोटल चेंज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आप सोचो सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये दोनों टर्म्स तो कांस्टेंट होंगे, बाहर आ जाएंगे। अंदर क्या बचेगा, 1/R2। फाइनल डिस्टेंस जरा सोचो उनके बीच का कितना है, तो बेटा 10 सेंटीमीटर था, 4 आपने कम किया, कितना बचा फाइनल डिस्टेंस, 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का मतलब वो ऊपर जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल बी 6/100 मीटर। माइनस, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल कितना था डिस्टेंस, दैट इज 100/10। 10 सेंटीमीटर इनिशियल था और बाद में कितना हो गया, 6। तो हमने बस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया। इसी को हम लोग जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे तो आप लोग देख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, सब लोग ध्यान से देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2। तो पहला चार्ज ये 10 माइक्रोकूलम और दूसरा है 8 माइक्रोकूलम, तो कितना हो जाएगा 10 × 8। और माइक्रोकूलम का मतलब 10⁻⁻6, इसका भी 10⁻⁻6, इसका भी 10⁻⁻6, मल्टीप्लाई करोगे 10⁻⁻12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहां पर ये डिस्टेंस लिखा हुआ है ना। तो डिस्टेंस के बारे में देखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 1/6। अभी मैंने जिसको लिखा था ना 6/100, है ना, 100 से डिवाइड करेंगे ना, सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आप 100 से डिवाइड करेंगे। मैंने वो 100 ऊपर लिख दिया था और इस प्रेजेंटेशन में मैंने उसी को नीचे लिखा है, तो 100 को हम 10⁻⁻2 भी लिख सकते हैं। तो वो वही चीज है, आप उसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगा 5.76। सो करेक्ट आंसर यहां पर कौन सा हुआ, दैट इज बी पार्ट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अ बॉल ऑफ मास 5 ग्राम एंड चार्ज 10⁻⁻7 moves from point A whose potential is 500 volt to point B whose potential is 0। इसका मतलब दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 500 वोल्ट। The velocity of the ball at point B if the velocity of the ball at point A is 0। A पॉइंट से B पॉइंट तक बॉल जा रहा है, ठीक है, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता है कितना, 500 वोल्ट। हमको चार्ज की वैल्यू दी है, मास भी गिवन है, वेलोसिटी हमको गिवन है, ए पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है, बी पॉइंट पर वेलोसिटी पूछी जा रही है। तो सीधी सी बात है कि भाई जितना हमें वर्क करना पड़ रहा है दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और यही होता है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। तो देखिए गाइस, बी पॉइंट की वेलोसिटी हमने लिख दिया, ए की 0 है तो ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। अब सिंपल वर्क डन बेटा निकालना है, तो वर्क डन हम लोग बहुत सिंपली निकाल सकते हैं, दैट इज चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज हमको पता है 10⁻⁻⁷
7 और दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस प्यारे बच्चों कितना है 500 वोल्ट, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू mv²। मास कितना है 5 ग्राम। इस ग्राम को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे केजी में बाय डिवाइडिंग 1000 इंटू वेलोसिटी एट पॉइंट बी स्क्वायर। जैसे ही इसको हम लोग सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, ये देखिए हमारा आंसर आएगा 0.1414। सो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो गया, दैट इज बी पार्ट। सो बी इज द करेक्ट आंसर। यहां पे हमने कौन सा थ्योरम लगाया है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, द नेट वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस विल बी इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब आइए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे कहा जा रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा। व्हेन अ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस 4 सेंटीमीटर is introduced between plates of the parallel plate capacitor, जिसको कंडेंसर लिखा हुआ है, it is found the distance between the plate has to be increased by 3 centimeter to restore the capacity to original value. The dielectric constant of the slab is, यानी बच्चों यहां पर यह कहा जा रहा है कि अगर हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में 4 सेंटीमीटर थिकनेस का कोई डाइइलेक्ट्रिक हम इंसर्ट करने वाले हैं प्यारे बच्चों, तो जरा सोचो, अगर आपने कोई ऐसा डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है जिसका थिकनेस आपको पता है, तो सबसे पहली बात कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। और इंसर्ट करने के पहले का जो कैपेसिटेंस है, इसको सी डैश बोल दे रहा हूं, इंसर्ट करने के पहले का कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो ये कैपेसिटेंस पहले का है और ये कैपेसिटेंस इंसर्ट करने के बाद का है। लेकिन हमसे क्या कहा जा रहा है कि जैसे ही आपने इसको इंट्रोड्यूस किया है, इट इज फाउंड दैट डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स हैज टू बी इंक्रीज्ड बाय 3 सेंटीमीटर। डिस्टेंस को हमें 3 सेंटीमीटर बढ़ाना पड़ेगा। मतलब बाद वाले इस केस में ये जो डिस्टेंस है, इसको हमें 3 सेंटीमीटर बढ़ाना पड़ेगा। तो डिस्टेंस की जगह क्या हो जाएगा, d प्लस 3। ठीक, अब हमसे कहा जा रहा है टू रीस्टोर द कैपेसिटी टू ओरिजिनल वैल्यू। मतलब क्या है कि ये फाइनल कैपेसिटी मतलब कैपेसिटेंस इनिशियल कैपेसिटेंस के बराबर है प्यारे बच्चों। जैसे ही आप बराबर करोगे, अगर मैं इन दोनों को बराबर कर दूं, बहुत ध्यान से सब लोग देखिएगा, एप्सिलॉन नॉट ए से एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, बस यही दोनों बचेंगे, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। सो डी इज इक्वल टू d प्लस 3 माइनस t प्लस t बाई k, ये बचेगा। d से d भी आपका हो जाएगा कैंसिल। थिकनेस की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 4 सेंटीमीटर, तो थिकनेस की जगह हम लोग रख देंगे 4 सेंटीमीटर। बिल्कुल इसी तरीके से यहां भी हम रख देंगे 4। तो आप लोग देख सकते हैं ये 4 बाई के इधर कैसा था, प्लस का था, और यहां पर सॉल्व होकर के कितना आ जाएगा, 3 माइनस 4 मतलब -1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से k की वैल्यू मुझे साफ साफ दिखाई पड़ रही है, k की वैल्यू कितनी होगी, 4। सो करेक्ट आंसर इज 4। यहां पर करेक्ट आंसर जो है वो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, दैट विल बी इक्वल टू 4। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हालांकि यहां पर ये दो ऑप्शन सेम दिख रहे हैं, तो इसको आप लोग 1/3 मान सकते हो, बट वैसे भी वो करेक्ट है नहीं, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटीज एंड आर कनेक्टेड इन सीरीज 3 माइक्रोफैरेड एंड 6 माइक्रोफैरेड। मतलब दो कैपेसिटर्स हैं जिनका कैपेसिटेंस हमको पता है, इन दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, और ऐसा कनेक्ट करके रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 माइक्रोफैरेड इज V0। तो आइए बनाते हैं इस सर्किट को। ये है आपका 3 माइक्रोफैरेड और दूसरा वाला है हमारा 6 माइक्रोफैरेड। हमने इसको सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, कनेक्टेड टू 120 वोल्ट। इसका मतलब यहां पर जो कनेक्शन है वो बैटरी 120 वोल्ट की है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 माइक्रोफैरेड, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस हमसे बोला जा रहा है V0 है। चार्ज हियर इज Q0, देन वी हैव, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सबसे पहली बात यह कि अगर दो कैपेसिटेंस को आपने सीरीज में कनेक्ट करके रखा है, तो कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर आप निकालोगे दैट विल बी 1/3 प्लस 1/6। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू आपकी बन जाने वाली है 6 प्लस 3 यानी कि 9 डिवाइडेड बाई 18, सो दैट इज 1/3।
2, इसका मतलब कैपेसिटेंस कितना आ गया 2 माइक्रोफैरेड। तो 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटेंस हो गया और हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू है 120 वोल्ट। Q बराबर होता है CV, तो ये तुम्हारा बन जाएगा 20 माइक्रो फैरेड मल्टीप्लाइड बाई 120 वोल्ट, तो ये आपका बन जाएगा 240 माइक्रोकूलम। 240 माइक्रोकूलम ये चार्ज की वैल्यू हो गई। अब हमारे पास अगर चार्ज हमको पता है और हमसे कहा जा रहा है इसका पोटेंशियल बताओ, इसका पोटेंशियल। अब सोचो अगर ये दोनों सीरीज में है प्यारे बच्चों, तो जो नेट चार्ज होगा वही तो दोनों में चार्ज होगा। सीरीज में चार्ज की वैल्यू हमेशा क्या होती है, सेम होती है। तो इसमें भी 240 कूलम का चार्ज माइक्रोकूलम का और इसमें भी 240 माइक्रोकूलम का। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप यहां पर इस चीज को अप्लाई करते हो फॉर्मूले को, तो वो क्या बन जाएगा हमारा Q इज इक्वल टू CV, है ना। जैसे ही आप Q इज इक्वल टू CV लगाओगे, चार्ज की वैल्यू हो गई थी कितनी 240 माइक्रोकूलम। कैपेसिटेंस जिसकी बात हम कर रहे हैं दैट इज 3 माइक्रोफैरेड मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल उसका है V नॉट। तो आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और V नॉट की वैल्यू आ जाएगी 240 डिवाइडेड बाई 3। सो 240 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा 80 वोल्ट। सो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया यहाँ पर, C पार्ट, C इज द करेक्ट आंसर। देखिए इसी चीज को सॉल्व करके यहाँ निकाला गया है और करेक्ट वैल्यू हमारी आ गई है 80 कूलम। अब आते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे अक्सर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। देखिए क्या कहा गया है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट एरिया A and separation D is filled with two dielectrics of dielectric constant K1 and K2। ये दो प्लेट्स हैं, प्लेट्स के बीच में दो डाइलेक्ट्रिक को फिल किया गया है, K1 और K2 कांस्टेंट है। इफ द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस इज एप्सिलॉन नॉट, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो प्यारे बच्चों अगर आप देखो पहला प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये है, जब आप इधर से ऐसे देखोगे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अगर आप कैपेसिटेंस निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो ये और ये दो अलग अलग कैपेसिटर्स की तरह बिहेव करेंगे। ये पहला कैपेसिटर है और ये दूसरा कैपेसिटर है, और ये दोनों किस में कनेक्टेड है, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। जी हाँ, बस यही कॉन्सेप्ट होता है। जब आप इधर से देखोगे तो ये और ये दो अलग अलग तरह के कैपेसिटर्स हैं। कहने का मतलब ये जो सर्किट है, ये सर्किट कुछ ऐसा है, देखिए ये सर्किट कुछ ऐसा है इस तरीके का। यहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K1 और यहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K2, दोनों कनेक्टेड है पैरेलल में। लेकिन सोचने वाली एक बात और है, अगर टोटल प्लेट का एरिया A है तो यहां पर भी एरिया आधा हो गया और यहां पर भी एरिया आधा हो गया, क्योंकि देखिए आधा प्लेट ये है, आधा प्लेट ये है। बट ये वाला जो डिस्टेंस है वो इसमें भी D है प्यारे बच्चों और इसमें भी D है ना। तो इस तरीके से अगर आप सॉल्व करते हो तो इसका कैपेसिटेंस आप देखिए कितना आएगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A, तो बन जाएगा A/2 D, है ना। ये इसका कैपेसिटेंस हो गया दैट इज C1, और इसका जो कैपेसिटेंस हो गया वो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A इसका K2 अपॉन 2D। और क्योंकि पैरेलल में है, पैरेलल में जब आप सॉल्व करोगे तो पैरेलल में फार्मूला क्या होता है हमारे पास, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो सिंपली ये दोनों कैपेसिटेंसेस जो है वो ऐड हो जाएंगे और ये सब कुछ सेम है, तो बन जाएगा K1 प्लस K2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D। तो आइए देखते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है, K1 प्लस K2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D। तो ये करेक्ट आंसर हमें दिख रहा है, दैट इज द करेक्ट C पार्ट। तो C ही यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। इसी चीज को देखिए यहाँ बताया गया, कैपेसिटेंस आप निकालोगे K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D। सिमिलरली आप C2 निकालोगे, पैरेलल में कनेक्टेड है, आप फॉर्मूला लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस भी अक्सर जो है वो आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ दिए जाते हैं। 5 condensers are connected as shown in the figure. The effective capacitance between A and B is, A और B के बीच का effective capacitance प्यारे बच्चों बताना है। देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे आप, देखिए ध्यान से देखिए, ये और ये दोनों कैपेसिटर्स जो है ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। कैसे पता चला, सीरीज का मतलब होता है अगर मान लीजिए यहां से कोई चार्ज Q आ रहा है, ठीक, तो इस जगह पर चार्ज कुछ Q1 जाएगा और नीचे की तरफ चार्ज कुछ Q2 जाएगा। प्यारे बच्चों अगर इन दोनों कैपेसिटर्स में सेम चार्ज जा रहा है तो ये दोनों सीरीज में है, ठीक। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर इन दोनों में भी सेम चार्ज आ रहा है तो ये दोनों भी सीरीज में है,
ठीक, अब ये सीरीज और ये वाला सीरीज आपस में कैसा है, पैरेलल में है, और जो आएगा वो इस वाले 2 माइक्रोफैरड के साथ किसमें है, सीरीज में है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये दोनों आपस में सीरीज में है। सीरीज का फॉर्मूला होता है 1/c इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/8। यहां से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8/9 माइक्रोफैरड। बिल्कुल इसी तरीके से इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये तुम्हारा बन जाएगा 1/c इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/4। तो ये आपका आ जाएगा c की वैल्यू यहां पर 32 डिवाइडेड बाई 12 माइक्रोफैरड। इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो बन जाएगा 16/6 यानी कि 8/3, दैट इज 8/3 माइक्रोफैरड। तो इसका हमको पता है 8/9 माइक्रोफैरड, इसका हमको पता है 8/3 माइक्रोफैरड, और ये दोनों किसमें है प्यारे बच्चों, पैरेलल में है। पैरेलल का फार्मूला हम लोग लगाएंगे तो ये बन जाएगा c इज इक्वल टू C1 प्लस C2। इसको C1 मान लेते हैं, इसको C2 मान लेते हैं। दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो फाइनल ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, 8/9 प्लस 8/3। तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा 9, दिस विल बिकम 8 प्लस 24, तो ये आपका आ जाएगा 32/9 माइक्रोफैरड। ये आया इस पूरे का। अब इस पूरे के साथ ये जो 2 माइक्रोफैरड है ये भी किसमें है, दिस इज आल्सो इन सीरीज। ठीक है, इस पूरे की जगह आएगा 32/9, वो इसके साथ सीरीज में है। सीरीज का आप फिर से फॉर्मूला लगाओगे तो बन जाएगा 1/c इज इक्वल टू 1/32/9, तो वो 9 चला जाएगा आपका ऊपर, प्लस 1/2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/c इज इक्वल टू, एलसीएम आ जाएगा आपका 32, दैट इज 9 प्लस बन जाएगा 16, तो 9 प्लस 16 हो गया आपका 25, 25/32। इसका मतलब उल्टा करोगे जब तो c की वैल्यू कितनी आएगी, 32/25। तो 32/25 दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, बी पार्ट, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को प्यारे बच्चों सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए, इसका मैंने सोल्यूशन भी आपके लिए लिख दिया है कि ये सीरीज में है इसलिए इफेक्टिव हमने निकाला, फिर ये दोनों सीरीज में है इसका इफेक्टिव निकाला, बट ये दोनों आपस में किसमें थे, पैरेलल में थे, तो हमने उसका इफेक्टिव निकाला, और फाइनली 32/9 और 2 आपस में किसमें था, सीरीज में, तो हमने उसको सॉल्व करके निकाला। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको 30 क्वेश्चंस इस सेकंड चैप्टर के भी मैंने प्रैक्टिस करा दिए हैं। आप सभी लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा, आपको एक लिंक मिलेगा जिसको क्लिक करने पर आपको कुछ केस स्टडीज के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो आप लोग उस फाइल को डाउनलोड करिए, उसको ढेर सारी प्रैक्टिस करिए, और इन क्वेश्चंस में भी अगर कोई डाउट आता है तो तुरंत इस वीडियो पर कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू गाइस।